सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hello guys, this is me Dr. Sahil Mittal and you are watching Mittal's Education Point. So in this video lecture, we are going to discuss about rickets and osteomalacia. So let's get started. सो रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया के बारे में पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं। तो ये डिसऑर्डर मेनली ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स की कंडीशन में आते हैं और ये कुछ एक मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलते हैं। अब मिनरल्स की अब हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है वो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो। जो रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया होते हैं ये हमारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। सो मेनली इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स कम होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज सीरम कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी। ये तीनों ही जो मिनरल्स होते हैं या फिर ये तीनों ही जो होते हैं ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोन फॉर्मेशन के लिए या फिर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर इन तीनों की कमी बच्चों के अंदर देखने को मिले तो उनके अंदर रिकेट्स हो जाता है, और अगर यही हमें अडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है तो उसके अंदर ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया में। सो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इनको अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकेट्स की। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिकेट्स है, रिकेट्स मेनली या तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है या फिर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से मिनरल्स है, दैट इज कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी। तो जो हमारा रिकेट्स है, रिकेट्स मेनली इन तीनों की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है और ये बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। अगर बड़ों के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हो रही है तो वहाँ पे ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा। तो अब रिकेट्स मेनली हमारी एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स ऑफ प्री मैच्योरिटी। तो रिकेट्स ऑफ प्री मैच्योरिटी क्या होता है? अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मिनरल्स होते हैं 80% जो मिनरल्स होते हैं वो फीटस के अंदर ट्रांसफर होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। मतलब जब फीटस मदर की वॉम में होता है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब जो हमारी 7th 8th एंड 9th मंथ होता है उसके अंदर जो 80% मिनरल्स होते हैं वो फीटस के अंदर ट्रांसफर होते हैं। पर अगर जो फीटस है वो मैच्योर होने से पहले ही बोर्न कर लेता है, मतलब कंप्लीट 9 मंथ से पहले ही 7 मंथ में या फिर 8 मंथ में जो फीटस है वो बोर्न कर लेता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ एक मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब उन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, जो पेशेंट है या फिर जो बच्चा है उसके अंदर हमें रिकेट्स देखने को मिलता है। तो इसको हम कह देते हैं रिकेट्स ऑफ प्री मैच्योरिटी। मतलब 80% जो मिनरल्स है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रांसफर हो रहे हैं, पर अगर बच्चा थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले ही बोर्न कर लेता है तो उसकी बॉडी में इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और अगर उसकी बॉडी में इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी तो पेशेंट को हमें रिकेट्स भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की। रिकेट्स की क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्या होती है? क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा, हमारी ओपीडी में आएगा, तो हम उस पेशेंट के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे या क्या क्या हमको उसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही कोई भी पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पेशेंट को पेन हो रहा होता है उस एरिया में और वो पेरेंट्स के थ्रू हमारी ओपीडी के अंदर लाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो नीज होती है, नीज हमारे अंदर किस पोजीशन में होती है, जो नीज होती है वो हमारे अंदर वेलगम पोजीशन में होती है। पर बर्थ से ही ये वेलगम पोजीशन में नहीं होती, बाय बर्थ ही हमारी वैरम पोजीशन में होती है। वैरम पोजीशन का मतलब क्या होता है? वैरम का मतलब होता है बोनीज। ये देखिए यहाँ पे ये बोनीज है। एंड वेलगम का मतलब क्या होता है? नोकनीज। ठीक है। अब हमारी एक नॉर्मल टिबियोफिबुलर एंगल होता है जो कि मेनली 185 डिग्रीज होता है। अब नॉर्मल टिबियोफिबुलर एंगल 185 डिग्रीज का मतलब क्या है? वो थोड़ी सी वेलगम पोजीशन में होती है, उसको हम जीनू वेलगम नहीं कह सकते। जीनू वेलगम तो डिफॉर्मिटी है, वो हमारा नॉर्मल एंगल होता है 185 डिग्रीज। अगर वो एंगल ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब जीनू वेलगम हो रही है, पर हमारा जो नॉर्मल एंगल है वो 185 डिग्री है। बट बाय बर्थ जो ये एंगल है ये 185 डिग्री नहीं होता। बाय बर्थ ये मेनली वैरम पोजीशन में होता है थोड़ा, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये हमारा क्या है, वेलकम पोजीशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए 24 मंथ्स मतलब 2 साल तक क्या होता है, जो चाइल्ड के लैग होते हैं वो वैरम पोजीशन में होते हैं और उसके बाद वो क्या होता है, वेलकम पोजीशन में जाने स्टार्ट हो जाते हैं। 3.5 ईयर्स की जब तक बच्चा एज अटेन करता है तब तक उसके जो पैर होते हैं वो कंप्लीट वेलकम, जो हमें हमारा नॉर्मल एंगल होना चाहिए उस वेलकम पोजीशन में मेनली आ जाता है। तो अगर
चाइल्ड के अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है तो वहां पे चाइल्ड को जो नी वैरम पोजीशन में है वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चाइल्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, चाइल्ड दौड़ते दौड़ते या चलते चलते उसके नीज आपस में टकराएंगे और चाइल्ड फॉल आउट कर जाएगा, गिर जाएगा। तो उसके नीज क्या हो सकते हैं, जीनू वैरम पोजीशन में भी हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे हमें दूसरी क्या चीज देखने को मिल सकती है कि चाइल्ड अगर हमारा रिकेट्स ऑफ प्री मैच्योरिटी है तो उसके अंदर जो चाइल्ड की लेग है वो हमें जीनू वेलगम में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जीनू वैरम देखने को मिल सकती है, जीनू वेलगम देखने को मिल सकती है। देन हम इसके बाद में बात करते हैं एग्जामिनेशन की। अब कोई भी चाइल्ड हमारी ओपीडी के अंदर आया तो हम उसको एग्जामिन कैसे करेंगे एग्जैक्टली। तो एग्जामिन करने के लिए हमारे पास कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो हम उसके अंदर चेक करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो चाइल्ड की स्कल होगी, स्कल के अंदर क्रेनियो टेब्स देखने को मिलेगा। अब क्रेनियो टेब्स क्या होता है, ये मेनली सॉफ्टनिंग होती है स्कल की। स्कल इसके अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और ये पैराइटल एरिया के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम इसकी इमेज दिखाएं तो ये देखिए, इस चाइल्ड की जो स्कल है काफी ज्यादा क्या है, सॉफ्ट है। तो रिकेट्स के अंदर चाइल्ड की स्कल ऐसी हो जाती है और ये पैराइटल एरिया के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। देन हम इसके बारे में बात करते हैं रिकेट्स रोजरी। जो रिकेट्स रोजरी क्या होती है, ये मेनली क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोमिनेंट नोड्स देखने को मिलते हैं चाइल्ड की जो रिबकेज होती है वहां पे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये प्रोमिनेंट नोड्स देखने को मिल रहे हैं चाइल्ड की रिबकेज के ऊपर। तो ये हमारे क्या है, ये है रिकेट्स रोजरी। ठीक है, और ये क्या होता है, जो रिकेट्स रोजरी होते हैं ये टेंडर नहीं होते और पेनफुल भी नहीं होते पेशेंट के लिए ज्यादा। देन हमारा इसके बाद में आता है हैरिसन सल्कस। हैरिसन सल्कस क्या होता है, हैरिसन सल्कस हमें सब कोस्टल मार्जिन के ऊपर देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के पास भी हमें क्या, डायफ्राम के ऊपर हमें हैरिसन सल्कस देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए, ये जो चाइल्ड है यहाँ पे, ये दिस वन इज हैरिसन सल्कस। तो ये हमें क्या है, हैरिसन सल्कस पेशेंट के डायफ्राम के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है पेक्टस कैरिनेटम। पेक्टस कैरिनेटम का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट की स्टर्नम होती है, स्टर्नम मेनली बाहर की तरफ आ जाती है। ये देखिए, आउटवर्ड स्टर्नम है यहाँ पे। और पेक्टस एक्सक्रेनेटम क्या होता है, स्टर्नम जो होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है। तो इसके अंदर हमें क्या है, पेक्टस कैरिनेटम देखने को मिलता है। जो पेशेंट है, पेशेंट की जो स्टर्नम है वो बाहर की तरफ आ जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। देन हमारा इसके बाद में आता है लॉन्ग बोन्स। ये तो हमने बात करी सिंपल स्कल के ऊपर क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारी फीमर है, तो उसके अंदर हमें दो सिम्टम देखने को मिलते हैं, दैट इज कोक्सा वेरा एंड बोइंग। कोक्सा वेरा एंड बोइंग की बात मैंने मेरी हिप कॉम्प्लेक्स की वीडियो में काफी अच्छे तरीके से कर रखी है। तो अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ये देखिए, ये है मेरा कोक्सा वेरा। अब जैसा मैंने आपको नी पे बताया था, नी के अंदर एंगल होता है, वैसे ही जो हमारी फीमर होती है, फीमर के हेड पे भी क्या होता है, मेनली एंगल होता है हिप जॉइंट के अंदर। तो अगर वो एंगल कम हो जाता है, कम होने का मतलब क्या है कि वहां पे हमें कोक्सा वेरा हो गया, और अगर वो एंगल ज्यादा हो रहा है तो वहां पे हमें क्या है, कोक्सा वेल्गा देखने को मिलता है। अब अगर कोक्सा वेरा हो रहा है तो कोक्सा वेरा की वजह से क्या होता है, जो हेड होता है, हेड काफी अच्छे से हमारे जो एसेटबलम होता है उसके अंदर फिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोक्सा वेरा देखने को मिलता है। बट इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन होती है। कोक्सा वेरा में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, जो हमारा हेड होता है, हेड डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसकी वजह से एक कंडीशन होती है स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस, कोक्सा वेरा में वो हमें देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं बोइंग की। तो जो लॉन्ग बोन्स होती है इसके अंदर, ये देखिए बोइंग हो जाती है। ठीक है, ये एंगल बन जाता है ना यहाँ पे लॉन्ग बोन्स के अंदर, इसको हम बोइंग कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे यहाँ पे या तो कोक्सा वेरा देखने को मिलेगा या फिर बोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स भी हमें देखने को मिल सकती है। तो एग्जामिनेशन एक बार वापस रिवाइज करें तो स्कल के अंदर सबसे पहले हमें सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल, जिसको हम क्रेनियोटेप्स कहते हैं। रिकेट्स रोजरीज का एक मेन फीचर होता है रिकेट्स का, यहाँ पे हमें प्रोमिनेंट नोड्स देखने को मिलती है कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन पे। हैरिसन सल्कस देखने को मिलता है मेनली हमारे डायफ्राम के ऊपर। पेक्टस कैरिनेटम का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड स्टर्नम देखने को मिलती है पेशेंट के ऊपर। लॉन्ग बोन्स में कोक्सा वेरा देखने को मिल सकता है हमें, जैसे कि फीमर के हेड में। एंड बोइंग देखने को मिल सकती है जो लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट होती है उसके अंदर। सो दिस इज क्रेनियोटेप्स, दिस इज रिकेट्स रोजरी, दिस इज हैरिसन सल्कस, this is Pectus carinatum, this is Coxa vera and this is Boeing। देन हम इसके बारे में बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। थी एग्जैक्टली हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हमारा कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में, फॉस्फोरस की कमी हो जाती है एंड विटामिन डी की लेवल की कमी हो जाती है। तो अगर इन तीनों की कमी है तो हम इन तीनों की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो बॉडी के अंदर क्या है, ये इनकी मेनली क्या है, कमी देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी इनकी अमाउंट। दूसरा हम एक्सरे का यूज कर सकते हैं। एक्सरे में मेनली हमें दो टर्म देखने को मिलती है, ये एक तो हमें स्प्लेइंग देखने को मिलता है एंड दूसरा फ्रेइंग देखने को मिलता है मेटाफाइसिस का। तो स्प्लेइंग और फ्रेइंग एग्जैक्टली क्या होता है, स्प्लेइंग का मतलब तो होता है वाइडनिंग ऑफ बोन। वाइडनिंग ऑफ बोन, देखिए यहाँ से जो ये बोन है ये वाइड है,
तो स्प्लेइंग का मतलब होता है मेनली वाइडनिंग ऑफ बोन, बोन क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है रिकेट्स के अंदर। और फ्रेइंग का मतलब होता है कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। तो ये देखिए यहाँ से एक कैल्सिफिकेशन है बोन की, तो फ्रेइंग के अंदर क्या होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है। तो एक्सरे के अंदर हमें स्प्लेइंग देखने को मिलती है एंड फ्रेइंग देखने को मिलती है मेटाफाइसिस की। और यहाँ पे हमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी के लेवल में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। देन हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पे इनको जो पेशेंट होता है, पेशेंट के अंदर मिनरल्स की कमी होती है, तो हम उसको क्या है, मिनरल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी हो गया, या फिर पनीर दे सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, सन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन डी का। कैल्शियम रिच डाइट दे सकते हैं पेशेंट को। और एक जो मेन ब्रेस होता है, इस पे क्वेश्चन काफी बार बन जाता है, जो हमारा रिकेट्स है, रिकेट्स के अंदर हम मरमेड स्प्लिंट यूज करते हैं। साथ साथ में डिफरेंट टाइप की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज करा सकते हैं, जिससे पेशेंट की जो मसल है, मसल में स्ट्रेंथ बनी रहे, मसल वीक ना हो पेशेंट की। देन हम इसके बारे में बात करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। अब जैसे हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को हमने टैबलेट्स दे रहे हैं, कैल्शियम रिच डाइट दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, तो हमें ये पता कैसे लगा कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो पेशेंट पे काम अच्छे से कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या फिर जो पेशेंट के पेरेंट्स है वो सर्जरी की जिद कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे मनाएंगे कि एग्जैक्टली सर ये टाइम नहीं है अभी सर्जरी कराने का, कुछ टाइम बाद अगर ठीक नहीं होते तो हम बाद में सर्जरी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो असेसमेंट करते हैं, एक होता है रेडियोलॉजिकल असेसमेंट एंड एक होता है हमारा मेटाबॉलिक असेसमेंट। तो रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में मेनली क्या होता है, रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में मेनली हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जैसे कि एक्सरे हो गया, तो रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में मेनली क्या देखते हैं हम, जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 1.5 महीने बाद हमें क्या होता है, एक वाइट लाइन देखने को मिलती है मेटाफाइसिस पे। मतलब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद में 1.5 महीने बाद हमें मेटाफाइसिस पे एक वाइट लाइन दिखनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो मेनली काम कर रहा है। दूसरा आता है मेटाबॉलिक असेसमेंट। मेटाबॉलिक असेसमेंट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे अंदर मिनरल्स की कमी है, तो बोन अगर मिनरल्स की कमी है तो उसकी वजह से जो ओस्टियोब्लास्ट हमारे बोन बना रहे होंगे वो बोन क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, क्योंकि मिनरल्स की कमी की वजह से नॉर्मल बोन तो बनेगी नहीं, पर ओस्टियोब्लास्ट तो अपना काम करते रहेंगे। तो जो ओस्टियोब्लास्ट है वो जो बोन बनाएंगे वो एबनॉर्मल होगी, क्यों, क्योंकि उनके अंदर मिनरल्स की क्या है, काफी ज्यादा डेफिशिएंसी है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में एल्कलाइन फोस्फेटेज का जो लेवल है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। बोन्स एबनॉर्मल बन रही है, एल्कलाइन फोस्फेटेज का जो लेवल है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जब हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और 1 साल बाद तक हम चेक करेंगे तो जो इसका लेवल है वो हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम पेशेंट्स के जो पेरेंट्स है, पेशेंट के जो पेरेंट्स उनको क्या कहेंगे कि सर देखिए हम अभी जो पेशेंट है उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो ओस्टियो हमने ऑपरेट कर दिया, पर हमारी जो बोन है, बोन तो एबनॉर्मल और वीक है ना। अब 1 साल बाद में जब एल्कलाइन फोस्फेटेज का जो लेवल है वो नॉर्मल आ गया, जो हमारे ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है वो नॉर्मल हो गई, मतलब जो हमारी बोन है वो नॉर्मल बननी स्टार्ट हो गई, उसके बाद में जो भी डिफॉर्मिटी है हम उसका ऑपरेट कर सकते हैं, पर अभी नहीं कर सकते क्योंकि जो पेशेंट की बोन है वो वीक है एंड एबनॉर्मल है। जब एक बार एल्कलाइन फोस्फेटेज का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, जो हमारी बोन है वो नॉर्मल हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसके बाद में हम पेशेंट का क्या है जो ऑपरेट है वो कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर एक मेन डिफॉर्मिटी होती है विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। जो विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी होती है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अंदर मेनली क्या होता है, जो चाइल्ड का एक लेग होता है वो वेल्गस में चला जाता है और जो चाइल्ड का दूसरा लेग होता है वो वेरस में चला जाता है, मतलब एक लेग वेल्गस में और दूसरा वेरस में। और जो एक होती है विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी ऑफ टोज, वो इस कंडीशन के अंदर नहीं होती, वो दूसरे कंडीशंस के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये देखिए ये फोटो है मेनली विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी की। विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी में जो ये लेग है ये मेनली वेलगम में गया हुआ है और जो ये लेग है ये मेनली किस में गया हुआ है, वेरम में गया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक लेग वेरम में जा रहा है और दूसरा लेग मेनली हमारा वेलगम में जा रहा है। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो होता है ओस्टियोमलेशिया। आई होप रिकेट्स आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं रिकेट्स एक्जैक्टली होता क्या है। रिकेट्स मेनली कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। रिकेट्स ऑफ प्रीमैच्योरिटी मेनली क्या होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो 3rd ट्राइमेस्टर में मेनली जो चाइल्ड होता है चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो अगर चाइल्ड 3rd ट्राइमेस्टर से पहले ही बोर्न हो रहा है तो उसके अंदर कुछ एक जो मिनरल्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से चाइल्ड में रिकेट्स देखने को मिलता है। यहाँ पे जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड के अंदर हमें बोल एग्स देखने को मिल सकते हैं या फिर जो नॉकनीज है नॉकनीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, देन अगर हम इसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो क्रेनियोटेब सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल देखने को मिल सकती है। रिकेट्स रोजी का मतलब क्या है कि प्रोमिनेंट नोड्स देखने को मिल सकती है कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन पे। हैरिसन सल्कस
देखने को मिल सकता है, जो कि मेनली डायफ्राम पे देखने को मिलता है। पेक्टस कैरिनेटम का मतलब जो प्रोमिनेंट स्टर्नम है वो देखने को मिल सकती है। लॉन्ग बोन्स के ऊपर कोक्सा वेरा देखने को मिल सकता है एंड बोइंग देखने को मिल सकता है। सो दिस इज क्रेनियोटैप्स, दिस इज रिकेट्स रोजरी, दिस इज हैरिसन सल्केस, दिस इज टेक्टस कैरिनेटम, दिस इज कोक्सा वेरा एंड दिस इज बोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स कह सकते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन में हम जो भी हमारे कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी है इन सब के लेवल को चेक कराएंगे तो ये हमें डिक्रीज देखने को मिलेंगे। एक्सरे के अंदर हमें स्प्लेइंग देखने को मिलेगी एंड फ्लेइंग देखने को मिलेगा मेटाफाइसिस की। तो स्प्लेइंग का मतलब क्या है कि वाइडनिंग हो जाती है मेटाफाइसिस की, और फ्रेइंग का मतलब क्या होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है मेनली मेटाफाइसिस की। ट्रीटमेंट में हम मेनली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे पेशेंट को, डेयरी रिच फूड देंगे, सन बाथ कराएंगे पेशेंट को, फिजियोथेरेपी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे एंड जो मेन इसके अंदर स्प्लिंट होता है वो हम यहाँ पे मरमेड स्प्लिंट को यूज करेंगे। देन हम बात करते हैं इसके बाद में मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करा सकते हैं पेशेंट की, मेटाबॉलिक असेसमेंट करा सकते हैं पेशेंट की। अगर हम रेडियोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर 1.5 से या 2 महीने के बाद हमें क्या होता है, व्हाइट लाइन देखने को मिल जाती है मेटाफाइसिस पे। तो उसका मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो वर्क कर रहा है। या मेटाबॉलिक असेसमेंट में क्या होता है कि जो एल्कलाइन फोस्फेटेज है उसका लेवल हमें कम देखने को मिलता है। उसका मतलब क्या है, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो वर्क कर रहा है। और एक बार एल्कलाइन फोस्फेटेज का जो लेवल है वो कम देखने को मिला, उसका मतलब ये भी है कि जो हमारी बोन्स है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है और हम पेशेंट का जो ऑपरेट है वो कर सकते हैं। और ये भी है साथ साथ में कि 1 साल बाद क्या होता है, जो पेशेंट की ग्रोथ प्लेट्स होती है वो फ्यूज हो जाती है, तो उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती। देन हम इसके बाद में विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी की बात करते हैं। विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी मेनली क्या होती है, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी में जो हमारा एक पैर होता है वो वेल्गस में चला जाता है और जो दूसरा पैर होता है वो वेरस में चला जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये हमारा वेल्गस में गया हुआ है एंड ये जो हमारा ये लेग है ये हमारा वेरस में गया हुआ है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अडल्ट्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया मेनली क्या होता है, जो हमारी मिनरल्स होती है, मिनरल्स की कमी अडल्ट्स के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये स्केलेटली मैच्योर पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है, जिनके अंदर जो ग्रोथ प्लेट होती है वो फ्यूज हो जाती है। क्योंकि बच्चे में जो हमारी ग्रोथ प्लेट होती है वो फ्यूज नहीं हो रही होती, बट जब बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट फेज में आ जाता है, तो ग्रोथ प्लेट तो सारी फ्यूज हो जाती है। तो स्केलेटल मैच्योर पेशेंट के अंदर हमें क्या है देखने को मिलता है, इसके अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है मेनली डिफरेंट मिनरल्स की। किसकी वजह से, क्योंकि जो अडल्ट है वो अच्छे से अपनी डाइट नहीं ले रहा है, उसकी जो डाइट है उसके अंदर जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो नहीं है, तो उसकी वजह से हमें ओस्टियोमलेशिया देखने को मिल सकता है। और इसमें जो पेशेंट होता है वो अडल्ट या फिर यंग एज पेशेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में हमें क्या है, वेग पेन देखने को मिलेगा। वेग पेन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन होगा और वो पेशेंट पूरी बॉडी पर नहीं होगा। वो जो पेन है वो पेन पूरी बॉडी के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पर हमें पेन देखने को मिलेगा, जैसे कि नेक ऑफ फिमर के ऊपर देखने को मिलेगा, क्यूबिक रेमाई पे पेन देखने को मिलेगा, जो ओलेक्रोनोन प्रोसेस होता है अल्ना का वहां पे पेन देखने को मिलेगा, रिब्स पर पेन देखने को मिलेगा एंड स्कैपुला के लेटरल मार्जिन पर। कहाँ पे, नेक ऑफ फिमर, क्यूबिक रेमाई, ओलेक्रोनोन, रिब्स एंड लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला। यहीं पर पेन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको हम मिल्कमैन लाइन भी कहते हैं या फिर लूजर्स जोन भी हमें हम इनको क्या है कहते हैं। एक और जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, मेन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एक हमारी क्या आती है यहाँ पे, जो पेशेंट की बोन होगी उसके ऊपर हमें फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलेगी और फ्रैक्चर लाइन के पास में हमें काफी ज्यादा कैलस फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। इस इमेज के अंदर दिखाते हैं, जो आपको ये दिख रही है यहाँ पे, ये हमारी क्या है, ये फ्रैक्चर लाइन है, ठीक है। और ये व्हाइट आसपास इसके जो भी दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये व्हाइट जो भी दिख रहा है ये हमारा कैलस है। तो फ्रैक्चर लाइन के साथ में हमें यहाँ पे क्या है, कैलस देखने को मिलेगा। तो ये प्रोमिनेंट फीचर इसका मतलब वेग पेन देखने को मिलेगा। कहाँ पे, नेक ऑफ फिमर, प्यूबिक रेमाई, ओलेक्रोनोन, रिब्स एंड लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला। साथ साथ में हमें क्या है, फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलेगी, जो कि कैलस बोन से, कैलस सेल से मेनली क्या होगी, सराउंडेड होगी। और जो ये हमारे पॉइंट्स बताए हैं मैंने, नेक ऑफ फिमर, प्यूबिक रेमाई, ओलेक्रोनोन, इन सबको हम लूजर्स जोन या फिर मिल्कमैन लाइन भी कहते हैं। देन हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं। हमारे जो ओस्टियोमलेशिया होता है, ओस्टियोमलेशिया को मेनली हमने 2 फेज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक होता है एक्यूट फेज एंड एक होता है क्रोनिक फेज। अगर हम एक्यूट फेज की बात करते हैं तो एक्यूट फेज में जो हमारा एक्सरे होता है, एक्सरे कुछ भी शो नहीं करता, एक्सरे नेगेटिव होता है एक्यूट फेज के अंदर, बट हम एमआरआई का यूज कर सकते हैं। एमआरआई में अगर कोई फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर शो हो जाएगा, साथ साथ में अगर कहीं पे इडीमा है तो इडीमा भी एमआरआई के अंदर हमें शो हो जाता है। तो एक्यूट फेज में एक्सरे हम अवॉइड करते हैं क्योंकि एक्सरे नेगेटिव ही आएगा। एमआरआई में इडीमा या फिर फ्रैक्चर हमें इस अंदर क्या है शो
हो सकता है। देन जो दूसरा फेज आता है वो होता है हमारा क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक फेज में क्या देखने को मिलता है, हमें एक्सरे इसको मेनली हम रिकमेंड करते हैं। एक्सरे मेनली क्या करता है, वही फ्रैक्चर लाइन शो करता है और सराउंडेड बाय कैलस, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे एक प्रोट्रूजियो एसिटोब्लाई भी देखने को मिलता है। जो क्रोनिक फेज होते हैं इसके अंदर हमें प्रोट्रूजियो एसिटोब्लाई भी देखने को मिलता है। सो प्रोट्रूजियो एसिटोब्लाई क्या होता है, जो हमारा एसिटाबुलम होता है और जो हेड ऑफ फीमर होता है वो इस्चियल लाइन से ज्यादा ही अंदर की तरफ चला जाता है। जो हमारा हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम वो इस्चियल लाइन से ज्यादा डीप अंदर की तरफ मेनली पेल्विस के चला जाता है, उसको हम प्रोट्रूजियो एसिटाबुलाई कह देते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी डीप में जानना है तो मैंने मेरी हिप कॉम्प्लेक्स की वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। एंड इसका अगर हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो वो जो रिकेट्स है, रिकेट्स जैसा ही देखने को मिलता है। इसके अंदर हम सन बाथ देते हैं पेशेंट को एंड डिफरेंट मिनरल्स देते हैं, कैल्शियम प्रोडक्ट्स देते हैं, डेयरी रिच फूड देते हैं, फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं पेशेंट की एंड स्प्लिंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड डायग्नोसिस में वही हम जो पेशेंट होता है, पेशेंट के जो मिनरल्स होते हैं उनका लेवल चेक कराते हैं, वो देखने को मिलेगा। साथ साथ में एक्सरे एमआरआई भी हम यहाँ पे क्या है करा सकते हैं। अगर हम एक बार फिर से ऑस्टियोमलेशिया को रिकॉल करें तो ऑस्टियोमलेशिया मेनली जो अडल्ट पेशेंट या फिर यंग पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जिनकी जो ग्रोथ प्लेट होती है वो आपस में फ्यूज हो चुकी है अच्छे से। किस वजह से, क्योंकि उनकी डाइट में जो न्यूट्रिशंस और जो मिनरल्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। देन इसके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन देखने को मिलता है, कंप्लीट बॉडी पर नहीं देखने को मिलता। बॉडी पे कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां पे पेशेंट को पेन देखने को मिलता है, जैसे कि नेक ऑफ फीमर, प्यूबिक रेमाई, ओलेक्रोनॉन, रिब्स एंड लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला। क्योंकि इन पॉइंट्स को हम लूजर्स जोन या फिर मिल्कमैन लाइन भी कह देते हैं। अब साथ साथ में यहाँ पे एक्सरे के अंदर हमें क्या है फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलती है, जो कि कैलस सेल से मेनली सराउंडेड होती है। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में बात करें तो एक्यूट फेज में एक्सरे के अंदर कुछ नहीं आता, एमआरआई करवा सकते हैं जिसके अंदर हम इडीमा देखने को मिल सकता है, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। क्रोनिक फेज में मेनली एक्सरे के अंदर हमें लाइन देखने को मिलेगी जिसके बाद कैलस सेल्स की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे साथ साथ में हमें प्रोट्रूजियो एसिटाबुलाई भी देखने को मिलेगा। प्रोट्रूजियो एसिटाबुलाई में क्या होता है, जो एसिटाबुलम और जो हेड ऑफ फीमर होता है इस्चियल लाइन से ज्यादा ही अंदर की तरफ चले जाते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट रिकेट्स जैसा ही होगा, जैसे कि हम बात करें तो सन बाथ हो गया, मिनरल सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट हो गया, फिजियोथेरेपी, स्प्लिंट, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू मेक देम लर्न। और अगर आप हमारे नी कॉम्प्लेक्स, हिप कॉम्प्लेक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने आई बटन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।